चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर क्वेश्चंस का डिस्कशन। सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। कैपेसिटर में जो बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट निकल सकता है वो आपके सामने डिस्कशन के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पे समझना है। हर क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कैरी कर रहा है, तो रादर देन कैलकुलेशन आपको प्रोसेस, मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। सीखना है कि अगर किसी न्यूमेरिकल को बनाने का कोई तुमसे पूछे तो तुम बिना पेन उठाए उसको कुछ स्टेटमेंट बोलो और वो न्यूमेरिकल बन जाए। तो स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है कि आपके किसी न्यूमेरिकल के बनाने के अंदर क्या स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग है ना न्यूमेरिकल के तौर पे कैलकुलेट करते हैं और आंसर आता है। ठीक है, तो तुम्हारा थीम यही होना चाहिए हर न्यूमेरिकल में कि आप वो स्टेटमेंट पकड़े जिस कहानी के ऊपर है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। सही है, तो देखो तुम्हारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने दिया हुआ है, लिखा है when 1 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another। अगर 1 into 10 to the power 12 electrons किसी कंडक्टर का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे ट्रांसफर हो रहा है, तो तुमको बताना है कि आखिर कैपेसिटेंस दोनों कंडक्टर का क्या है जब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर के ऊपर का जो चार्ज अपीयर होगा वो n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब आप खुद ही बता रहे हैं कि टोटल 1 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, तो सॉरी 22 नहीं है 12 है। 1 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, तो टोटल चार्ज जो हमारे कंडक्टर के अंदर होगा, कैपेसिटर के अंदर होगा, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो आपका चार्ज आ गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कंडक्टर का कैपेसिटर का जो प्लेट होगा वो एक्वायर करेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम चार्ज। क्वेश्चन में दोनों प्लेट्स के बीच का या दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। हम लोग ऐसा पहले से पढ़ के रखे हैं कि जो चार्ज अपीयर होता है कैपेसिटर पे या कंडक्टर्स के अरेंजमेंट पे जहां पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो वो होता है C इंटू बी। तो अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो जस्ट क्यू में V से डिवाइड कर रहे हैं। क्यू है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है। तो कैपेसिटी चार्ज हम लोग का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 और आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 10, सो इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। बिकॉज ऊपर कुलम नीचे वोल्ट है, तो इसी कैपेसिटेंस का वैल्यू आप लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलम पर वोल्ट को आप लिखते हैं फैराड। तो जब आप एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे 1 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे, तो उन कंडक्टर्स के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कुलम का एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, और आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहां से यहां भेज दिए, तो जो चार्ज का ट्रांसफर आप किए वो Ne हो गया। लेकिन ये अरेंजमेंट अब इस तरह का आपको दिखने लगेगा कि ए पे अगर +Q अपीयर है तो बी पे -Q अपीयर है, और दोनों के बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, सेपरेशन है, और इसी अरेंजमेंट को तो हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। इसी अरेंजमेंट को तो हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। क्लियर है? और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। प्रोसेस आपके पास है, पहले चार्ज निकाले, फिर पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दिए, कैपेसिटेंस हो गया। सही है, बढ़िया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, suppose one wishes to construct a 1 farad capacitor using circular disc. If the separation between the disc be kept at 1 mm, what would be the radius of the disc? देखिए ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट है। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स है, लेकिन वो पैरेलल प्लेट्स ऐसा सर्कुलर है। ये एक प्लेट है सर्कुलर डिस्क, ये एक दूसरा प्लेट है सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और दोनों प्लेट्स एक दूसरे से एक सर्टेन सेपरेशन पे रखा हुआ है। ये सेपरेशन है आपका क्वेश्चन के हिसाब से एक डिमेंशन है। ये कितना है भाई, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 mm, 1 मिलीमीटर। अब इन डिस्क का रेडियस क्या हो, कि आपका जो कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ रहा है वो 1 फैराड आ जाए। यही तो क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा आपका कैलकुलेशन बेस्ट न्यूमेरिकल है। हम लोग पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये रहा एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर, और उनके बीच का सेपरेशन डी है। तो कैपेसिटेंस इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, ये आपको आर स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आपको रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ द डिस्क, then it will be equals to capacitance into distance between plates divided by epsilon naught pi। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद आप लगा दीजिए स्क्वायर रूट। डाटा हम पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन में कैपेसिटेंस 1 फैराड लिखा हुआ है, सेपरेशन 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12, और पाई का वैल्यू आप जानते हो 3.14। आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। लेकिन हम चाहते हैं ना कि हम आपको इसको रफली कैलकुलेट कर दे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको रफली इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको कुछ आइडिया हम देना चाहते हैं। छोड़िए, केवल 10th पावर पे चर्चा करते हैं, केवल 10th पावर पे, ठीक है। हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं कि 8.85 को भूल जाइए, और ये 3.14 को भी आप भूल जाइए। इसका स्क्वायर रूट आएगा। आप बात कीजिए 10th पावर पे। 10th पावर ऊपर में -3 था, नीचे से जो -12 है वो ऊपर जाके +12 होगा, और फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहां तो जो न्यूमेरिकल डाटा आना है वो निकाल लो तुम लोग। लेकिन इसको देखो जरा गौर से, ये 10⁻9 का स्क्वायर रूट है। क्या हम लोग इसको 10⁻9/2 9/2 नहीं लेते हैं, चलिए ना, हम इसको अप्रोक्सीमेटली, चलिए 9/2 ले भी ले, तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻5 के ऑर्डर में आएगा? पता तुमको चल रहा है कि ये 10⁻5 के ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? हम यहां का कैलकुलेशन छोड़ चुके हैं, ये तुमको खुद से करना है, ये तुमको खुद से। हम केवल 10th पावर पे चर्चा कर रहे हैं। 10⁻5 मीटर के ऑर्डर में आने का मतलब समझते हो? अर्थ का रेडियस अर्थ, ये आपका होता है 6.4 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, सॉरी मीटर। 6.4 इंटू 10⁻5, आप इसको लिखते हैं ना 6400 किलोमीटर, सॉरी गलत लिख दिए हैं, तो थोड़ा 6.4 लिखेंगे, तो 10⁻6 मीटर लिखेंगे। तो देखो, अर्थ के रेडियस के बराबर का, उस ऑर्डर में, बराबर का तो नहीं बोलेंगे, उस ऑर्डर में तुमको डिस्क चाहिए होगा, तब आप 1 फैराड कैपेसिटेंस निकाल सकेंगे। उतना बड़ा रेडियस का आपको डिस्क चाहिए, और सेपरेशन कितना होना चाहिए भाई? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर केवल। मेरा ये फिंगर जो है वो 10 मिलीमीटर के आसपास है, और आपको उनके बीच का सेपरेशन केवल 1 मिलीमीटर रखना पड़ेगा, तब आप 1 फैराड कैपेसिटेंस क्रिएट कर पाइएगा। तो ये बहुत बड़ा डाटा होता है। हम बस ये रफली कैलकुलेशन हम इसलिए किए ना, तुमको ये बता पाए कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आप 1 फैराड सुनते हो ना, इट इज वेरी वेरी हाई कैपेसिटेंस।
ये बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है, ये बहुत बड़ा, जिसका कैपेसिटेंस 1 फराड हो। बैचेस के अंदर हम आपको कैपेसिटेंस में ये करके भी दिखाई हैं कि अर्थ को अगर आप स्फीयर मान लो, आपको हम करके दिखाए हैं, अर्थ को अगर आप स्फीयर मान लो तो उसका भी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफराड आता है। अर्थ जैसे बड़े कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी 711 माइक्रोफराड के आसपास आता है। तो ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। जब कोई क्वेश्चन इस तरह से लिख दे कि भाई आपका कैपेसिटेंस है ना 1 फराड होना चाहिए, तो खाली उसको कैलकुलेशन में निकाल के रख देना, ये आपको नहीं, वो तो आप खुद भी कर सकते थे। यहाँ देख लीजिए ना, ये डाटा पुट करके सॉल्व कर देना है, आपको रेडियस मिल जाएगा। आपको उस थीम को समझना है कि ये जो रेडियस आ रहा है इतना बड़ा, उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सेपरेशन भी तो 1 ही मिलीमीटर होना चाहिए। उतना कम सेपरेशन पे उतना बड़ा ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आप समझ गए होंगे हम क्या सिखाना चाहते हैं। ध्यान से, कैलकुलेशन तो अपनी जगह पे है, आंसर मैच करना अपनी जगह पे है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन द प्लेट्स। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm. Find the extra charge given by the battery to the positive plates. चलिए बढ़िया से एक एक बार में करते हैं। फर्स्ट केस तुमको ये बताता है कि जो आपको एरिया लेना है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको 2 mm लेना है। तो अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वो एप्सिलॉन नॉट A/d आएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 एंड 10 to the power -12। एरिया में हम लोग 25 इंटू 10 to the power -4 लिख देंगे ताकि वो मीटर स्क्वायर हो जाए। मीटर में तो बदलना जरूरी है ना। और जो सेपरेशन था 2 मिलीमीटर, उसको मीटर में लाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई। अगर हम लोग इस कैपेसिटेंस को रफली कैलकुलेट करें तो 2 से ये 8.85 4.425 के आसपास कटेगा और 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देते एक बार 4.425 इंटू 25 एंड 10 to the power -12 -4 और नीचे से एक +3 ऊपर चला गया। तो आपके कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया रफली 3 के बाद इतना इंटू 10 to the power 12×4 = 16 में से 3 गया 13 आ गया। तो आपके कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया 110.6 10 to the power -3 फराड। इतना कैपेसिटेंस आ गया। ये आपके सी का वैल्यू आ गया। हम एकदम कैलकुलेशन कर दिए हैं, लेकिन हम ज्यादा ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे। लेकिन आपको अभी सिखा रहे थे कि हाँ कैलकुलेशन करना कैसे। आराम से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देना है, एरिया जो दिया है सबको एसआई में रखना है। ठीक है, आप सी निकाल लिए। अब सी अगर आप निकाल लिए तो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी। अगर 12 वोल्ट का बैटरी आपको दे दिया गया है तो क्या चार्ज जो हमारा पहला चार्ज जो हमारा कैपेसिटर पे होगा C इंटू भी यूज कर ले। तो C लगभग 110.6 इंटू 10 to the power -13 फराड आया और वोल्टेज आपका 12 है। तो आप चाहिए तो 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेवन इतना आएगा इंटू 10 to the power -13 कूलम, इतना चार्ज आएगा। 1327.2 इंटू 10 to the power -13 कूलम चार्ज, ये चार्ज आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में केस 1 में एरिया दिया हुआ था
प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ था, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल लिए। कैपेसिटेंस फिर भी दिया हुआ था, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करना है, कितना चार्ज अपीयर हो रहा है ये निकाल लिए। तो क्वेश्चन का ए हिस्सा में आपसे पूछा गया था व्हाट इज चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो ये रहा चार्ज। अब थोड़ा क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ो। लिखा है द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीजेस टू 1 mm। अच्छा, पहले मेरा प्लेट सेपरेशन 2 mm था, अभी मेरा प्लेट सेपरेशन 1 mm हो गया। तो आप अगर क्वेश्चन के बी हिस्से को ध्यान से देखेंगे ना, क्वेश्चन के बी हिस्से को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। देखिए, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली है। अगर मेरा डिस्टेंस या यू कहो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स का इनिशियल वैल्यू 2 mm था, कैपेसिटेंस इनिशियल मान लो C था, तो अगर मेरा डिस्टेंस फाइनल, सेपरेशन फाइनल 1 mm हुआ, आधा हुआ, तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा, कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा। तो हम पूरा बना नहीं रहे, हम बस जो मेरा कैपेसिटेंस आया उसको डबल कर रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 110.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम, सॉरी फैराड। ये मेरा फाइनल कैपेसिटेंस है, ये मेरा फाइनल कैपेसिटेंस है। जब प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हाफ किए, जब प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हाफ किए, तो याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस दुगना हो गया। अच्छा भाई, जब कैपेसिटेंस दुगना हो गया, पोटेंशियल तुम बैटरी, उसी बैटरी को कनेक्ट किए हो, 12 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट किए हो, तो इस बार जब तुम सेकेंड केस में चार्ज को फाइंड आउट करने जाओगे, जब सेकेंड केस में चार्ज को फाइंड आउट करने जाओगे तो नया कैपेसिटेंस और पोटेंशियल लोगे, तो कैपेसिटेंस तो प्रीवियस कैपेसिटेंस का दुगना हो गया है। तो कैन यू इमेजिन कि जो सेकेंड केस में आप चार्ज लाओगे वो प्रीवियस केस में जो आप चार्ज कैलकुलेट किए थे उसका दुगना होगा, जो आप प्रीवियस केस में चार्ज आप कैलकुलेट किए हो उसका दुगना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस केस का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा 1327.2 एंड 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। तो इतना चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पे बाद वाले केस में, सेकेंड वाले केस में अपीयर हो जाएगा। इतना चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पे सेकेंड केस में अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, बोला था फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। कहना यह है कि जो प्लेट पहले Q चार्ज कंटेन करता था, सेकेंड केस में उस प्लेट पे 2Q चार्ज आ गया, तो बैटरी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया होगा। एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया होगा, तो जो सेकेंड केस में चार्ज है माइनस जो पहले से चार्ज अपीयर था, वो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज दिया है। सही है ना। आपसे अगर कोई पूछ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई कि ऐसा करने से, मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर से घटा के 1 मिलीमीटर जब कर दिया गया तो बैटरी एक्स्ट्रा कितना चार्ज सप्लाई किया, बैटरी एक्स्ट्रा कितना चार्ज सप्लाई किया। तो जिस कैपेसिटर के प्लेट पे पहले Q1 चार्ज था, सेपरेशन को कम कर दिए तो Q2 चार्ज आया, तो बैटरी जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया सो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय सेल। क्या हम उस डेल क्यू को लिख सकते हैं कि जो भी फाइनल चार्ज है उसमें से इनिशियल को माइनस कर लो। तो फाइनल चार्ज कितना है, याद रखना ट्वाइस ऑफ Q1, और इनिशियल कितना है Q1, माइनस कर लो भाई, Q1 आएगा और Q1 का वैल्यू आपके पास निकला हुआ है 1327 ऐसे करके, है ना। हाँ, 1327.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। ये चार्ज उसको, बैटरी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
ये चार्ज उस बैटरी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एक बार में देखिए और समझिए, दिमाग दौड़ाइए दिमाग। मेरे पास कैपेसिटर का एक प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है, प्लेट्स का सेपरेशन दिया हुआ है। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाले, उसको 12 वोल्ट के एक बैटरी के अक्रॉस में जोड़े, तो हमारे उस कैपेसिटर के ऊपर एक चार्ज आया, दैट इज Q1 1327.2 इंटू 10⁻13 कूलम, इतना चार्ज आया। फिर बोला गया कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिए। जब आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिए तो कैपेसिटेंस दुगना हो गया, कैपेसिटेंस दुगना हो गया। अगर आप फिर से 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दीजिएगा तो जो चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर अपीयर होगा वो प्रीवियस जो चार्ज था उसका दुगना होगा, डबल होगा। सही है, तो चार्ज दुगना आ गया। बोला गया कि ठीक है भाई, सेपरेशन को जब हम आधा किए तो बैटरी एक्स्ट्रा कितना चार्ज सप्लाई किया। तो जो फाइनल चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर आया उसमें से जो इनिशियल चार्ज था उसको माइनस कर देंगे, वही हमारा चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई आएगा। ठीक है, जैसा हम शुरुआत से बोले, आंसर उनसर पे मत जाना, कैलकुलेशन खुद से करना, खाली मेथड समझो। हम तो एक दो आंसर तक निकालने का कोशिश करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं। ठीक है, वो आपका हिस्सा है, वो आपको करना चाहिए। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट सीखिए, जितना हो सके दिमाग खुला रखिए, प्रोसेस समझिए, कंसेप्ट समझिए। बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास लिखा है कि देखिए भाई 3 कैपेसिटर है और जो हमारा 3 कैपेसिटर है उनका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफराड, 30 माइक्रोफराड एंड 40 माइक्रोफराड connected in series with 12 volt battery. Find the charge on each of the capacitor. How much work has been done by the battery in charging the capacitor? सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम समझना चाहिए जहां ये सिचुएशन काम करे। ठीक है, 3 कैपेसिटर का एक सीरीज कॉम्बिनेशन आप बनाओ। ये 3 कैपेसिटर है, थोड़ी देर तक इस की को ओपन रखते हैं। ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये मेरा कैपेसिटर C2 है, ये मेरा कैपेसिटर C3 है। अगर कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो आपको याद होगा कि जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो ऐसे निकलता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। तो आपके पास वैल्यू होता है दैट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, मेरा है 1/ सब में माइक्रोफराड बाद में लगा देंगे, 1/20, 1/30 एंड 1/40। सही है, तो आपके पास वैल्यू हो गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इन सब का एलसीएम आपके पास कितना आ गया जी, 120 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो 4 3 7 6 13, ऊपर में 13 आ गया, नीचे 120 आ गया। तो आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया 120/13 माइक्रोफैराड। ये इस पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट है, ये इस पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट। अब आप इसको किसी 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, यहां की को क्लोज कर दिए। जब आप इसको 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना तो ये कुछ चार्ज सप्लाई करेगा Q। जो चार्ज ये सप्लाई करेगा, जो चार्ज हमारा बैटरी सप्लाई करेगा, दैट चार्ज विल बी इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट एंड V। तो C इक्विवेलेंट आपके पास कितना है 120/13 और V आपके पास कितना है 12 है। तो आपका ये चार्ज कितना आ रहा है देख लो तो, 12 से 12 144, ऊपर में एक 0 और नीचे 13। इतना माइक्रोकुलम चार्ज मेरा बैटरी सप्लाई करेगा, इतना माइक्रोकुलम चार्ज मेरा बैटरी सप्लाई करेगा। तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई कर रहा है दैट इज 1440/13 माइक्रोकुलम चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगा।
देखो जो भी कैपेसिटर्स इस तरह से सीरीज में होता है, आपको ऐसा पढ़ाया गया है कि कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज हैव सेम चार्ज। तो जो मेरे पास C1, C2, C3 ये तीनों कैपेसिटर है, उन तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा ना वो हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का होगा। देखिए जो Q आप सप्लाई किए हैं इधर से, इस प्लेट पे देगा +Q, तो इस प्लेट पे आएगा -Q, फिर इस प्लेट पे आएगा +Q, इस प्लेट पे आएगा -Q, फिर इस प्लेट पे आएगा +Q, इस प्लेट पे आएगा -Q। मतलब तीनों ही कैपेसिटर पे, बिकॉज तीनों सीरीज में है, तो तीनों पे जो चार्ज अपीयर होगा वो सेम होगा। तीनों ही कैपेसिटर पे, बिकॉज ये तीनों सीरीज में है, तो जो चार्ज अपीयर होगा वो याद रखना हमेशा सेम होगा। हम थोड़ा ऐड करते, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते, ठीक है, न्यूमेरिकल खाली नहीं बना रहे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें। तुमसे यहां पूछा गया था, क्वेश्चन देख लो, तुमसे यहां पूछा गया था फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। आपसे बोला गया था फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। आपका आंसर आ गया, तीनों के ऊपर चार्ज का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। आगे पूछा हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय बैटरी, वो भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ ऐड करते। अब देखो तीनों पे चार्ज सेम है, लेकिन तीनों का कैपेसिटेंस सेम नहीं है। एक था 20 माइक्रोफराड, एक था 30 माइक्रोफराड, एक था 40 माइक्रोफराड। तो तीनों ही कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा ना वो सेम नहीं होगा। तो यहां V1 है, एक V2 है, चलो अगला V3 है। मान लो किसी न्यूमेरिकल में अगर तुमसे कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछते, तो आप जो भी उस पे चार्ज निकाले हैं जस्ट डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। अगर हमको सेकंड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे तो चार्ज बाय सेकंड का कैपेसिटेंस। अगर थर्ड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे तो चार्ज बाय उसका कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। और हम आपको कुछ क्वालिटी, हम जो आपका प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए, हम एक बार फिर से सबको रिकॉल करते चले धीरे धीरे। आपको पता है आप जब V1, V2 और V3 तीनों के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसको ऐड कीजिएगा तो आपको कुल कितना मिलने वाला है? नीचे वाला 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो तीनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होगा, जैसे C1 के अक्रॉस में V1 डेवलप हो रहा है, C2 के अक्रॉस में V2 डेवलप हो रहा है, C3 के अक्रॉस में V3 डेवलप हो रहा है। अगर तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस आप जोड़िएगा ना तो वो नीचे से जो नेट पोटेंशियल अप्लाइड है 12 वोल्ट का बैटरी, उसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। न्यूमेरिकल में तो वैसे ये सब नहीं पूछा था, बस हम आपको बता रहे हैं। न्यूमेरिकल में जो एक चीज और पूछा वो है बैटरी का वर्क। फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर्स। हमेशा ध्यान रखना, अगर इस न्यूमेरिकल में हम तुमसे पूछें कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो याद रखना बैटरी इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है। बैटरी इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है। जब बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज का फ्लो हो, जब बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज का फ्लो हो, तो वर्क इज डन बाय द सेल होता है, बैटरी काम करता है। वर्क इज डन बाय द सेल होता है, ठीक है। और वर्क इज डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, बैटरी काम किया। और बैटरी का वर्क जब भी निकालना पड़े ना, आप बस ये चेक करो कि हाउ मच चार्ज इज सप्लाइड बाय सेल इनटू पोटेंशियल ऑफ सेल। आप ये देखो कि बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ। तो अभी मेरे बैटरी से 1440 बाई 13 माइक्रोकुलम चार्ज पास हुआ और हमारे बैटरी का पोटेंशियल था 12 वोल्ट। जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। तो बैटरी का जो टोटल वर्क होगा, वर्क डन बाय सेल होगा, वो आपको यहां से मिलेगा, जो चार्ज सप्लाई हुआ मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन आएगा वो आप कर लीजिएगा। माइक्रो और वोल्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बस याद रखिएगा कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन को अभी टच नहीं कर रहे, वो आप कर लेना, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर लेना
नीचे 13 रहेगा, लेकिन इसका यूनिट होगा माइक्रोजूल। माइक्रोजूल, दिस इज वर्क डन बाय सेल। ये बैटरी का किया गया वर्क। तो पूरा का पूरा मेथड है ना, दिमाग में बैठाओ इस पैटर्न, इस ये जो प्रोसेस आप सीख रहे हैं ना, उसको दिमाग में बैठाइए। देखिए जरा ध्यान से, पूरा कंसेप्ट आपके सामने धीरे धीरे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर दिया गया। बोला गया देखो भाई, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो बताओ कि बैटरी अगर 12 वोल्ट का इससे कनेक्ट होगा तो कितना चार्ज सप्लाई करेगा, और या हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। पहले हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाले, सीरीज वाला। 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सी इक्विवेलेंट आ गया 120/13। वहां से चार्ज लिखे सी इक्विवेलेंट इंटू भी। देखे कोई तीनों कैपेसिटर मेरा सीरीज में था, तो उन तीनों पे जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो सेम होगा। तो तीनों पे चार्ज का जो आंसर पूछा था वो तीनों सेम होगा। फिर हम आपको बताएं कि अगर चार्ज आपको मिल गया है, कैपेसिटेंस आपको मालूम है, तो आप हर किसी के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको V1 लिखना है तो Q/C1, अगर V2 लिखना है तो Q/C2, V3 लिखना है Q/C3। और ये जो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, अगर आप सबको ऐड कीजिएगा तो जो नीचे से 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है वो उसके बराबर आएगा। सही है। अब यहां से एक पार्ट खत्म हुआ। फिर हम लोगों को पूछा गया कि भाई बताइए कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। बैटरी कैपेसिटर्स को चार्ज करने में कितना काम कर रहा है। तो हम एक एरो बनाए, वहां दिखाएं कि बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज जा रहा है। जब कभी भी बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज जाता है, याद रखना बैटरी वर्क करता है। वर्क इज डन बाय द सेल। बैटरी काम करता है। और बैटरी कितना काम करता है, तो जो चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है उसको हम डेल क्यू लिखते हैं, इनटू बैटरी का अपना पोटेंशियल। तो अभी हमारे सिचुएशन में बैटरी से फ्लो करने वाला चार्ज क्यू ही है जो उसको चार्ज कर रहा है। कैपेसिटर्स को चार्ज करने में चार्ज क्यू है। तो क्यू का वैल्यू इनटू बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय सेल, बैटरी काम कर रहा है। और आपको ऑन सेल भी बताया गया है, अगर चार्ज उल्टा फ्लो करेगा तो बैटरी पे हम यहाँ पे एक रफली फिगर बनाते। ठीक है। देखिए ये बैटरी, ये बैटरी, अगर कभी चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जैसे ये फिगर, ये इस फिगर में देखो, और कभी अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये दो केस होता है कि वर्क इज डन। अगर चार्ज इधर जा रहा है तो याद रखना वर्क डन बाय सेल है, और अगर चार्ज इधर जा रहा है तो याद रखना वर्क डन ऑन सेल है। ठीक है। चार्ज अगर बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय सेल है, और अगर बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है वर्क डन ऑन सेल है। जब कभी भी बाई सेल वर्क आएगा तो याद रखना कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, लाइट कट गया, इन्वर्टर आपको घर को है ना बिजली दे रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई उस समय इन्वर्टर कर रहा है, तो इन्वर्टर खुद डिस्चार्ज हो रहा है, और ये पहला केस बनता है डिस्चार्जिंग। और अगर बैटरी के प्लस से चार्ज इंटर करे, माइनस से बाहर निकले, तो याद रखना बैटरी चार्ज होता है। जब करंट वापस आ जाता है तो आपके इन्वर्टर का बैटरी चार्ज होने लगता है। उस समय उसके प्लस पे चार्ज इंटर करता है, माइनस से बाहर निकलता है। ठीक है। तो सब कॉन्सेप्ट का खेल है, दिमाग खुला रखिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए फिजिक्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। Take C1 4 microfarad, C2 6 microfarad in figure. Calculate the equivalent capacitance of the combination between the points indicated. ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा फिगर बड़ा कर दें क्योंकि वहीं पे सब आंसर है। फिगर में ही तो सब आंसर है, करना क्या है। ध्यान से देखो, अगर इस ए फिगर में देखोगे ना, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। तो बीच में ये जो वायर आ गया ना, इस वायर के आ जाने से
C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर C1 और C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट वाला ये दोनों अगर सेम है तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में। उसी तरह ये वाला जो C1 और C2 है इनके अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये एक पैरेलल अरेंजमेंट, ये भी एक पैरेलल अरेंजमेंट और ये भी एक पैरेलल अरेंजमेंट। तो पहले तो इन दोनों पैरेलल का अपना 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 इक्विवेलेंट निकालना होगा और बाद में फिर उसको सीरीज की तरह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं, जब हम लोग ए वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, तो C1 और C2 का जो पैरेलल है, मान लो हम लोग पहले इसको C डैश कहते हैं, तो पैरेलल में तो हम लोग पढ़े हैं ना C1 प्लस C2 पैरेलल में। तो अब आपका फिगर कुछ ऐसा बनना है, अब आपका फिगर कुछ ऐसा बनना है। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है। एक दूने का पैरेलल यहां पे एक आएगा और इन दोनों का पैरेलल फिर से यहां पे एक आएगा। अब ये दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज है। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c डैश प्लस 1/c डैश, दिस इज 2/c डैश। तो क्या हम लोगों के पास c इक्विवेलेंट का वैल्यू c डैश बाई 2 आया। c डैश बोलो तो C1 प्लस C2 था बाई 2 आया। अब आप क्वेश्चन देख के अपना डाटा पुट कर सकते हैं। हमारा C1 4 था और C2 6 था, तो फर्स्ट फिगर के ही लिए C1 4 C2 6, तो क्या हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 2 लगा दे, तो 10/2 दैट इज 5 माइक्रोफैराड इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। 5 पे मत जाइए, मेथड देखिए। 5 पे मत जाइए, हम फिर से बोल रहे मेथड देखिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो बीच वाला वायर था ना, इसी वजह से सब कहानी हुआ है। हुआ क्या है कि जो मेरा लेफ्ट वाला C1 और C2 है दे आर इन पैरेलल, फिर जो मेरा राइट वाला C1 और C2 है दे आर इन पैरेलल। तो पहले हम लोग लेफ्ट वाला C1 और C2 को पैरेलल सॉल्व किए, तो पैरेलल में आ गया C1 प्लस C2। राइट वाले C1 और C2 को पैरेलल सॉल्व किए, वो भी आ गया C1 प्लस C2। फिर जब दोनों को हम लोग कनेक्ट किए तो A से B के बीच ये पहला C1 C2, ये दूसरा C1 C2, ये दोनों आपस में सीरीज में। तो दोनों आपस में सीरीज होने के लिए फिर से हम लोग उन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाले, तो फाइनली इट कम्स टू बी C1 प्लस C2 बाई 2। डाटा पुट किए, सॉल्व किए। अब इसी चीज को थोड़ा बी पार्ट पे लगाना, थोड़ा बी पार्ट में ज्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो सीखने समझने के लिए ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले ये दोनों जो कैपेसिटर है C1 और C2 दे आर इन पैरेलल। हम सब जो गोल गोल अभी कर रहे हैं वो सब पैरेलल में। फिर ये पैरेलल, फिर यहां पे तुम जाओगे तो नीचे में ये C1 और C2 दे आर इन पैरेलल, फिर ये C1 और C2 दे आर इन पैरेलल। पहले इतना आपको बनाना पड़ेगा, और बिकॉज सब में C1 C2 है ना, तो हम इन सब को C डैश लिख देते। चलो हम एक का वैल्यू ऊपर ही लिख देते, ठीक है, चलो कोई भी एक का लिख देते। अगर हम इसका C डैश लिखेंगे तो C1 प्लस C2 यूज कर सकते हैं ना। तो पता है, इस फिगर से ही यहीं पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जरा देखो, लेफ्ट वाले पॉइंट को A कह दो, राइट वाले पॉइंट को B कह दो। तो मेरा ये पॉइंट A है भाई, ये पॉइंट B है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो यहां एक मिलेगा, फिर एक दूसरा मिलेगा, ये दो को ऊपर मिलेगा। और फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे में भी इसी तरह से दो को मिलेगा, है ना, ऐसा। ये एक C डैश आएगा, ये दूसरा C डैश आएगा, ये तीसरा C डैश आएगा, ये चौथा C डैश आएगा। चारों C डैश का वैल्यू होगा C1 प्लस C2, क्योंकि ये चारों C1 और C2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकला हुआ है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम लोग A कह रहे थे, राइट वाले को B कह रहे थे। अब थोड़ा इस पे आ जाओ। क्या
ये दोनों सी डैश, ऊपर वाला दोनों सी डैश आपस में सीरीज में है? हाँ बिल्कुल है। और ये नीचे वाला भी दोनों सी डैश आपस में किस में है भाई? तो सीरीज में है, ये सीरीज में है। तो इसके बाद जब तुम सॉल्व करोगे, देखो दो गो सी डैश अगर सीरीज में होता है, कभी भी अगर सेम टाइप ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में होता है, जैसे 5 माइक्रोफराड का दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो आप जब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाइएगा ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 2/5, तो वो एक्चुअली 5/2 आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इस ए पॉइंट को यहां रहने दें, आप इस बी पॉइंट को यहां रहने दें। अब ऊपर वाला दोनों सी डैश मिलके एक बन जाएगा, जिसको हमको सीरीज से निकालना पड़ेगा। और जब दो सी डैश का, यहीं पे देखते हैं ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए हम बहुत सिस्टमैटिक इसमें नहीं जा रहे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट निकालना, हमको तो कंसेप्ट डेवलप करना है। तो बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देख रहे हो 2/C डैश आ रहा है। तो जब तुम यहां से C इक्विवेलेंट लिखोगे तो लिखोगे ना C डैश बाई 2। तो देखो ऊपर वाला भी आ गया C डैश बाई 2, और इसी तरह नीचे भी दोनों C डैश है, दोनों सीरीज में है, तो ये नीचे भी आएगा C डैश बाई 2। सही है, बहुत बढ़िया। ऊपर का दो C डैश सीरीज में, उसका आ गया C/2, नीचे का दो C डैश सीरीज में, उसका भी आ गया C/2। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या ये दोनों C डैश बाई 2, ये दोनों C डैश बाई 2, बोलो बोलो बोलो, किस में कनेक्टेड है? ये दोनों C डैश बाई 2 किस में कनेक्टेड है? दे आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में, और अगर ये पैरेलल में है तो जब आप इसका फाइनल इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है, तो आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, सी इक्विवेलेंट। और ये जो सी इक्विवेलेंट आएगा, बिकॉज ये दोनों C डैश बाई 2 पैरेलल में है, तो C डैश बाई 2 और प्लस C डैश बाई 2 ऐड करने से आएगा C डैश। और C डैश देख लो ना कि C डैश तुम पहले से निकाल के कितना रखे हो, देख लो। और छोटा करना चाहते हैं, सब एक साथ आ जाए। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा देखिए, दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। और C डैश हम लोग कितना निकाल के रखे हैं? क्या हम लोग ये C डैश शुरुआत में C1 और C2 पैरेलल में था, तो C1 प्लस C2 निकाले? तो याद रखिएगा कि जो फाइनल C इक्विवेलेंट आ रहा है वो C डैश ही आ रहा है, एंड दैट इज C1 प्लस C2। और फिर से मेरा C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफराड और C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफराड है, एंड योर आंसर इज 10 माइक्रोफराड। थिंक अबाउट मेथड, थिंक अबाउट प्रोसेस। मेथड सीखो, प्रोसेस सीखो, ठीक है। आंसर याद करके कोई फायदा नहीं, मेथड सीखो, प्रोसेस सीखो, तो आपके पास चीजें इस तरह से चलती है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम फिर से एक बार फिगर को सामने लाना चाहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेजर पोर्शन क्वेश्चन का ये भी है कि आप सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। हम फिर से इन फिगर्स को ध्यान में लाना चाहेंगे, इन फिगर्स को। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ए फिगर में C1 और C2 पैरेलल में, दूसरा C1 और C2 पैरेलल में। पहले दोनों का पैरेलल सॉल्व किए, फिर जब दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लिए एक एक बार में, तो हमको दो कैपेसिटर मिला और दे आर इन सीरीज। और जब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो फिर हम फाइनल एक C इक्विवेलेंट लिखने का कोशिश किए, 1/C डैश प्लस 1/C डैश 2/C डैश, दैट इज C डैश बाई 2। C डैश है C1 प्लस C2, सॉल्व कर लिया, आंसर है। फिर हम एक दूसरे न्यूमेरिकल बी में गए, बी में इस अरेंजमेंट को 4 बार रिपीट किया गया, C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2, ऐसे करके 4 को पैरेलल निकाला गया। पहले तो सब पैरेलल छोटा छोटा कर दिए, जो भी पैरेलल था उन सबको हटा के C डैश लिख दिए।
फिर जो ऊपर वाला दोनों सी डैश था वो दोनों सीरीज में था, नीचे वाला दोनों सी डैश फिर सीरीज में था, तो दो गो सी डैश का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किए तो सी डैश बाई टू सी डैश बाई टू आ गया, और फिर जो दोनों आया वो दोनों आपस में पैरेलल था, और फिर से सी इक्विवेलेंट जब निकाले तो दोनों को ऐड कर दिए, सी डैश बाई टू प्लस सी डैश बाई टू, फिर से सी डैश आ गया। सही है। तो ये तरीका है आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का, दिमाग में रखना है। छोटा छोटा जो यूनिट्स रहेगा पहले उसको सॉल्व कर लेना है, अपने आप तुमको आगे का रास्ता दिखते जाएगा। ठीक है, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इस अरेंजमेंट में बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा तुमको ये बताना। एक्चुअली इस क्वेश्चन को इसलिए चुना गया ना क्योंकि स्टूडेंट्स को सीरीज और पैरेलल यहाँ पे फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल में सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करने के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। जो भी यहाँ कैपेसिटर्स है ना उनके प्लेट्स को आप मार्क कर दे। जैसे यहाँ पे मेरा 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसके दो प्लेट को 1 और 2 कह दिए, और जो 6 है उसको 3 और 4 कह दिए। तुम इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो, क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 1 और 1 प्लेट और 4 प्लेट कनेक्टेड है? इधर से देखो, इधर से देखो तो तुमको 1 दिखेगा, ये वाले में देखो 4 दिखेगा। तो आप बैटरी के पॉजिटिव को दो प्लेट से कनेक्ट करता हुआ दिखाएं। कौन कौन सा? तो 1 प्लेट और 4 प्लेट। फिर जहां 1 प्लेट होगा ना वहीं बगल में 2 प्लेट बना दो, क्योंकि ये दोनों मिलके कैपेसिटर बना रहा है, और जहां 4 प्लेट है वहीं पे 3 बना दो, क्योंकि वो दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। अब बैटरी का निगेटिव देखो, निगेटिव क्या, निगेटिव से इस डायरेक्शन में जब तुम जाओगे तो राइट हैंड साइड में 3 कनेक्टेड और लेफ्ट हैंड साइड में 2 कनेक्टेड है। तो बैटरी के निगेटिव से 2 भी कनेक्टेड है और बैटरी के निगेटिव से 3 भी कनेक्टेड है। अब आपको दिखेगा कि आपका जो दो कैपेसिटर था C1 और C2 वो दोनों पैरेलल में है। सो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में। अच्छा, अगर ये C1 और C2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, अगर ये C1 और C2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे C1 प्लस C2, पैरेलल की वजह से। बिकॉज एक था 5 माइक्रोफैराड और एक था 6 माइक्रोफैराड, तो पैरेलल में जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइक्रोफैराड और प्लस 6 माइक्रोफैराड, ये सॉल्व करके आपके सामने आएगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू, दैट इज 11 माइक्रोफैराड। अब आपके पास जो बैटरी था वो था 10 वोल्ट, तो जो बैटरी टोटल चार्ज सप्लाई करेगा वो होगा हम लोग का सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट है भाई 11 माइक्रोफैराड और वी का वैल्यू है 10। तो जो टोटल चार्ज हमारा बैटरी सप्लाई कर रहा है दैट इज 110 माइक्रोकुलम। जो हमारा टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई कर रहा है, जो टोटल चार्ज हमारा बैटरी सप्लाई कर रहा है दैट इज 110 माइक्रोकुलम। 110 माइक्रोकुलम का टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई कर रहा है। सही है। मेन नीचे का ये डिस्कशन नहीं है, ये सी इक्विवेलेंट के बाद वाला हमको टर्म नहीं सिखाना। वो आपको मालूम है कि सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसके बाद अगर भी दिया है तो चार्ज कैसे निकालेंगे। यहां इस न्यूमेरिकल को चुनने का मेन कारण था कि सीरीज पैरेलल कैसे पता करें। तो करना क्या है, जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो प्लेट्स का नाम लिख दो, फिर देखो कि बैटरी के पॉजिटिव से कौन कौन कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव से कौन कौन प्लेट कनेक्टेड है। अगर कनेक्शन करोगे और जो क्लास में आपको बताया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस रखोगे तो सीरीज पैरेलल फाइंड आउट करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है to conducting spheres of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitance? If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in terms of series and parallel. सबसे पहले तो आप दो स्फेरिकल सेल्स इमेजिन करो और दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर दूर रख दो। जब आप दोनों सेल्स को एक दूसरे से दूर रख देते हैं, इसका अपना सेंटर है भाई, इसका अपना एक रेडियस है r1, इसका भी अपना सेंटर है, इसका भी अपना रेडियस है r2। अगर आप इंडिविजुअली दोनों का अपना अपना कैपेसिटेंस कहेंगे तो ये जो C1 आएगा दैट कम्स टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, और ये जो आपका C2 आएगा दैट कम्स टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आपके पास है। आप रेडियस के तौर पे दोनों का कैपेसिटेंस देख सकते हो। अब क्वेश्चन के बी पार्ट को ध्यान से समझो। बोला गया इन दोनों को आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। अच्छा, जब आप इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़िएगा ना, जब आप इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़िएगा तो याद रखिए कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दीज टू कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों कंडक्टर्स का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो अब समझो कि इन दोनों ही कंडक्टर का दूसरा प्लेट कहां है। इन दोनों ही कंडक्टर का दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे है ना। कोई सिंगल कंडक्टर एक कैपेसिटर की तरह काम करता है तो एक कंडक्टर तो आपको दिखाई दे रहा है, उसका दूसरा प्लेट कहां सिचुएटेड होता है? एट इंफिनिटी। सिंगल प्लेट वाला कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि उसका जो दूसरा प्लेट है वो सिचुएटेड होता है इंफिनिटी पे, तो उसका दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे। अगर इन दोनों का सेकेंड प्लेट इंफिनिटी पे है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल भी सेम है? पहला प्लेट का तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो ही गया, इनका सेकेंड प्लेट का भी पोटेंशियल सेम है, तो इनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस भी सेम है। ठीक है, तो दोनों ही कंडक्टर का फॉर बोथ कंडक्टर्स सेकेंड प्लेट is at infinity have same potential, उनका पोटेंशियल भी सेम। सो these two capacitors are in parallel, ये दोनों पैरेलल में है भाई, क्योंकि इनका सामने वाला प्लेट्स जो आपको दिखाई दे रहा है उनका पोटेंशियल सेम है, और जो इन्फिनिटी पे दूसरा प्लेट है उसका भी पोटेंशियल सेम है, तो दोनों पैरेलल में। और अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में बस C1 और C2 को ऐड कर दीजिए, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, यह हम लोगों का फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। और वी कैन एज्यूम दैट कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों कैपेसिटर्स हम लोगों के पैरेलल में कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसे चलना है। आपको क्या करना है कि सामने में जो दोनों कंडक्टर्स आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों अगर सेम वायर से जोड़ दिया गया तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ इन दोनों का दूसरा कंडक्टर है उनका भी पोटेंशियल सेम है, तो उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है,
और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है और वहां से आप सी इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख लिए, पैरेलल में है और वहां से आप सी इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख लिए। क्लियर है? बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, it is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 12 volt battery. Capacitor of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only 50 volt. Design a combination which can yield the desired result. आपको बहुत सारा 10 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर्स है अवेलेबल, लेकिन उसके अक्रॉस का जो मैक्सिमम पोटेंशियल इस क्वेश्चन के हिसाब से वो सस्टेन कर सकता है, दैट इज ओनली 50 वोल्ट। लेकिन आपको जोड़ना कितने के अक्रॉस में है? तो जोड़ना है 200 वोल्ट के अक्रॉस में। अगर आप एक कैपेसिटर को लगा दीजिएगा 200 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस में, वो तो खराब हो जाएगा। वहां पे तो मैक्सिमम वो केवल 50 वोल्ट ही सस्टेन कर सकता है। इस तरह के न्यूमेरिकल बनाने में हम आपको 2 लाइन सिखाए हैं। पहले तो वो 2 लाइन लिख दें, फिर उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स के केस में ऐसे सीखे थे कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड इन वन सीरीज, एक सीरीज में जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग को चाहिए उसके लिए हम आपको बताए थे कि देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल विच इज अप्लाइड, जो आप मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो लीजिए और उसमें आप डिवाइड कर दीजिए वी मैक्स विच इज सस्टेन्ड बाई वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो मैक्सिमम पोटेंशियल सस्टेन कर सकता है उससे। तो यहां से अगर आप देखिएगा ना तो आपको मैक्सिमम 200 वोल्ट के अक्रॉस में जोड़ना है और एक कैपेसिटर मैक्सिमम 50 वोल्ट सस्टेन कर सकता है, तो ये वैल्यू 4 आया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको एक सीरीज में 4 कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा आपको एक सीरीज में 4 कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा, तब कोई भी कैपेसिटर खराब नहीं होगा। 200 वोल्ट के अक्रॉस में अगर आप 4 कैपेसिटर लगा दीजिएगा ना तो हर किसी के अक्रॉस का वोल्टेज 50 50 50 50 वोल्ट आएगा। तो सब अपने लिमिट के हिसाब से आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा हुआ 50 वोल्ट ही सस्टेन कर सकता है, तो सब अपने लिमिट के हिसाब से आएगा, कोई खराब नहीं होगा। बट देयर इज सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है वो तुमको फिगर में दिखेगा। अभी हम बीच में यहाँ एक फिगर बनाना चाहेंगे। बीच में फिगर क्या है वो समझो। देखो यहां पे मेरे पास 200 वोल्ट का बैटरी, जैसे क्वेश्चन तुमको बोल दिया कि भाई अगर बचना चाहते हैं आप कि कोई कैपेसिटर खराब ना हो तो आपको एक लाइन में ऐसा 4 कैपेसिटर लगाइए। जब आप 4 कैपेसिटर लगाइएगा और हर किसी का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड है, 10 माइक्रोफराड है, 10 माइक्रोफराड है, 10 माइक्रोफराड है, तो आपके इस एक लाइन का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 10/4 हो जाएगा। सही है ना? एक लाइन का इक्विवेलेंट अगर तुम निकालोगे तो 10/4 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए वो 10 चाहिए। ओवरऑल जो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए वो 10 चाहिए, लेकिन आपके इस सीरीज में 4 के जोड़ जाने से इसका कैपेसिटेंस तो 10/4 हो जा रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसा ही सीरीज को बहुत बार पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। तो अब आपको ये पता करना होगा कि इस तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना पैरेलल में जोड़ा जाए। उसके लिए आपको सिखाया गया है, उसके लिए आपको सिखाया गया है
नंबर ऑफ सच सीरीज इन पैरेलल, ऐसा ऐसा सीरीज, कितना सीरीज पैरेलल में जोड़ा जाए। तो उसके लिए आपको सिखाया गया कि देखो भाई, सी इक्विवेलेंट जो तुमको चाहिए वो ऊपर लिख दो, और जो सी इक्विवेलेंट एक सीरीज का आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो आपको सी इक्विवेलेंट कितना चाहिए, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको सी इक्विवेलेंट चाहिए 10 माइक्रोफैराड। हमको सी इक्विवेलेंट जो रिक्वायर्ड है मेरा वो है 10 माइक्रोफैराड, और एक लाइन का इक्विवेलेंट आ रहा है 10/4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब 4। इस 4 का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि ऐसा ऐसा 4 सीरीज आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। जो सीरीज आप देख रहे हो, अभी हम फाइनल फिगर बना रहे हैं, ठीक है, ये तो अधूरा था, ठीक है ना, ये आपका इनकम्प्लीट है। अब हम फाइनल कंस्ट्रक्शन आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, आराम से समझिए, पूरा जगह है हम लोग के पास नीचे। ये हमारे पास 200 वोल्ट का एक बैटरी, इससे कैपेसिटर को बचाने के लिए आपको एक सीरीज में 4 कैपेसिटर जोड़ना पड़ा, ठीक है, और हर एक सीरीज का सी डैश आपका आ गया है 10/4 माइक्रोफैराड। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि ऐसा ऐसा 4 सीरीज, ऐसा ऐसा 4 सीरीज आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और फिर एक और हो गया 4। ऐसा ऐसा 4 सीरीज आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। अब आपके पास ये पूरा अरेंजमेंट देखिए, हर लाइन का 10/4 माइक्रोफैराड, 10/4 माइक्रोफैराड, 10/4 माइक्रोफैराड, ऐसे करके हर लाइन का अपना अपना कैपेसिटेंस आएगा। और हर लाइन का अगर 10/4 10/4 10/4 10/4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस लीजिएगा, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का ओवरऑल, इस पूरे कॉम्बिनेशन का ओवरऑल सी इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा, जो आपको चाहिए था। सही है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल इसमें बनता है। सबसे पहले पता करना पड़ता है कि एक सीरीज में कितना जोड़ना है, फिर एक सीरीज बना दीजिए, और फिर वैसा वैसा कितना सीरीज को रिपीट करेंगे पूरा पैरेलल में, उसको लेके चलना है। सही है। अभी देखो, इसमें एक दो चीज और भी आपसे पूछा जाता है, कि भाई तब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कितना कैपेसिटर्स जरूरत पड़ गया, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड। कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर टोटल चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना, एक सीरीज में जितना चाहिए और वैसा वैसा जितना पैरेलल लगा है। तो एक सीरीज में 4 है और ऐसा ऐसा 4 पैरेलल भी लगा है, तो टोटल 16 कैपेसिटर्स इस क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। टोटल 16 कैपेसिटर्स इस क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। इसमें एक चीज और हम आपको एडिशनल अलग से बताना चाहेंगे, अलग से। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये 60 वोल्ट सस्टेन कर सकता है, और इसको एक ऐसे बैटरी के अगेंस्ट में जोड़ना है जो 200 वोल्ट का है। अब आप यहां समझिए कि सर, जो आप अभी सिखाए थे उस हिसाब से तो 200 में अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 3.33 आ जाएगा। तो सर ये इंटीजर तो आया नहीं। अगर इंटीजर नहीं आया तो फिर क्या लेंगे? अगर ये इंटीजर नहीं आया है, अगर ये इंटीजर नहीं आया है, तो याद रखिए आपको नेक्स्ट हायर इंटीजर लेना है। नेक्स्ट हायर इंटीजर कहने का मतलब, अगर ये 3.33 है, तुमको एक सीरीज में 3.33 का जगह पे 4 कैपेसिटर जोड़ना होगा। यहां पे ये डिवीजन करने के बाद 200 में 60 से डिवाइड कर दिए, 3.33 आ गया। तो ऐसे केस में तुमको 4 कैपेसिटर जोड़ना है, नेक्स्ट हायर इंटीजर जो आएगा वो लेके चलना है। क्लियर है? ध्यान रखना।
सही है, इतना कर लो, इतना सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर, थोड़ा सा ऊपर कर लो, टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर टू बी 0। आप बी पॉइंट के पोटेंशियल को 0 वोल्ट मानेंगे, ये हम लोगों का 0 वोल्ट है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी, आपको सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। देखो ये क्वेश्चन देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन ये है बहुत बड़ा। सबसे पहले तो आप है ना इन चारों कैपेसिटर्स का एक नाम लिख दे। इस कैपेसिटर को हम लोग C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, ये C3 होगा, और ये हम लोग का C4 होगा। तो अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो यहाँ C1 एंड C2 सीरीज में है, C3 और C4 अपने आप में सीरीज में है। फॉर, पहले तो C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, फॉर C1 एंड C2 इन सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो आप जो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे C12, तो दो के सीरीज के लिए सीधा हम लोग यूज करते हैं ना, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन दिखा रहा है कि 4 8 है, 4 इंटू 8, और नीचे है 4 प्लस 8, तो ऊपर हो गया 32 और नीचे हो गया 12। अगर आप 4 से कट करोगे देन इट इज 8/3 माइक्रोफराड। ये 1/2 का इक्विवेलेंट आ गया। इसी तरह फॉर C3 एंड C4, आप C3 और C4 जो आपस में सीरीज में था उसके लिए सोचे। C of 3 4, C3 इंटू C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। तो C3 मेरा 3 माइक्रोफराड है, C4 मेरा 6 माइक्रोफराड है। तो 3 इंटू 6/3 प्लस 6, ऊपर में 18 नीचे 9, तो ये हम लोग के पास हो गया 2 माइक्रोफराड। अगर आप यहां के बाद एक इसका एक फिगर बनाए तो आपको दिखेगा कि जो ऊपर वाला मेरा 1/2 का इक्विवेलेंट है और जो नीचे वाला मेरा 3/4 का इक्विवेलेंट है, ऐसा नया फिगर आएगा। इधर पॉइंट, इधर पॉइंट और फिर नीचे एक बैटरी, ये तुम्हारा नया फिगर बनके तैयार होगा। तो ये 1/2 है और ये 3/4 का इक्विवेलेंट है। लेफ्ट वाला पॉइंट आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और नीचे में 50 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। तो जरा इस नए अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, क्या ये C12 और जो C34 आया है वो आपस में पैरेलल है? बिल्कुल है। सिंस C12 and C of 34 are in parallel, ये आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो वैसे सिचुएशन में, अगर ये पैरेलल है तो वैसे सिचुएशन में जो आप इन दोनों का फाइनल इक्विवेलेंट निकालेंगे वो सिंपल इनका एडिशन होगा। C12 और C34 का एडिशन, C12 दैट इज 8/3, C34 दैट इज 2, तो ये हो गया हम लोगों का 14/3 माइक्रोफराड। कहने का मतलब आप इन दो कैपेसिटर्स को हटा के उसके जगह पे आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स मान सकते हैं जो इस 50 वोल्ट बैटरी के साथ 50 वोल्ट सेल के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आपके पास है, दैट इज 14/3 माइक्रोफराड। क्लियर है? 14/3 माइक्रोफराड ये उसका C इक्विवेलेंट होगा इसका। जब आप पूरा का पूरा C इक्विवेलेंट तक फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप देखिए कि आखिर मेरा बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। सो चार्ज
सप्लाई बाई बैटरी। बैटरी जो टोटल चार्ज सप्लाई किया है वो हमारा C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल ऑफ सेल है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट तो आपका 14/3 आ रहा है और पोटेंशियल ऑफ सेल आपके पास 50 है। तो इसको पूरा सॉल्व करने से हम लोगों के पास आ रहा है 700/3 माइक्रोकूलम। ये पूरा चार्ज है जो बैटरी सप्लाई करेगा, ये पूरा चार्ज है जो बैटरी सप्लाई करेगा। अब थोड़ा फिगर में आ जाओ, फिगर में आ जाओ, फिगर को भी देखते रहना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करते रहना पड़ेगा। देखो हुआ क्या होगा, हुआ कुछ ऐसा होगा कि बैटरी टोटल क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है, ये टोटल बैटरी क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है, करेक्ट है। लेकिन जब आप इस फिगर में आएंगे ना सेकंड वाले में, तो जो भी बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है उसका इस जंक्शन पे जाके दो हिस्सा हो जा रहा है। ऊपर चला जा रहा है मान लो QX और नीचे आ जा रहा है QY। जो ऊपर वाला C12 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट दिखा रहा है, 1 और 2 का जो इक्विवेलेंट है, उस पे चार्ज अपीयर हो रहा है QX, और नीचे जो C3 और 4 का इक्विवेलेंट है उस पे चार्ज आ रहा है QY। ये टोटल चार्ज Q का दो हिस्सा है, QX और QY। मतलब QX और QY को अगर जोड़ोगे तो वो Q के बराबर आ जाएगा। अब अगर आप उसी चीज को इस फिगर में ले आए, इस फिगर के लिए तो थोड़ा हमको बड़ा करना पड़ेगा। अब आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं चार्ज का, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये लेफ्ट वाला, थोड़ा इसका कलर बदल दे, ठीक है। ये ब्लैक करने से एक ही जैसा दिखेगा, तो चलो भाई ग्रीन रखते हैं। देखो हमारा ये बैटरी टोटल क्यू चार्ज सप्लाई किया है, ये क्यू चार्ज यहां तक आया है। लेकिन जैसे इस फिगर को, ये सेकंड नंबर फिगर को और इस फर्स्ट नंबर फिगर को आप मैच कराते रहें, तो सेकंड नंबर फिगर में आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ QX गया है, ऊपर की तरफ QX गया है। तो ऊपर वाले कैपेसिटर्स के, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर QX होगा, यहां माइनस QX होगा, फिर यहाँ पे प्लस QX होगा और यहाँ माइनस QX होगा। और नीचे वाले दोनों कैपेसिटर 3 और 4 का बात कर रहे हैं, 3 और 4 का बात कर रहे हैं, उस पे QY होगा, ये प्लेट माइनस QY होगा, फिर ये प्लेट प्लस QY होगा और फिर ये प्लेट माइनस QY होगा। इसका मतलब ये है कि तुमको अब समहाउ QX और QY निकालना होगा, क्योंकि एक बार अगर आपको QX और QY मिल गया तो आपको चारों कैपेसिटर पे चार्ज मिल जाएगा। कैपेसिटर C1 और C2 पे QX चार्ज होगा और कैपेसिटर C3 और C4 पे QY चार्ज होगा। तो अपना दिमाग लगाइए QX और QY को निकालने पे, और उसके लिए यहां आप पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। आपको पढ़ाया गया है कि पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पैरेलल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रेशियो में होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होता है उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो मेरे पास जो सेकंड नंबर फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें C12 इसका बात कर रहे हैं और C34 इसका बात कर रहे हैं। इनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रेशियो में होगा, पहला बात। इससे आप QX और QY में रिलेशन निकाल लेंगे, और QX और QY का जो सम है वो Q के बराबर होगा। यहां से आपको QX और QY निकालना है। ये जो दो लाइन बोले हम, वहां से हम लोग QX और QY निकालने चल रहे हैं। ध्यान रखना, आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाइएगा तो C12 इस पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि QX चार्ज गया है, एंड C34 इस पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि QY चार्ज गया है। दे आर इन पैरेलल, और ये पैरेलल में भी है, दे आर इन पैरेलल। अब ये समझने वाली बात है कि जो हमारा QX बाई QY है
वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रेशियो में है, तो C12 एंड C34। C12 कितना आया था? तो C12 आया था, देख लो देख लो देख लो, C12 आया था मेरे हिसाब से 8/3 आया था। हाँ, C12 8/3 था और C34 2 था। C12 ये 8/3 है और नीचे में 2 है, सो इट इज 4/3। तो यहां से तुमको एक तरह से मिलता है कि अगर आप कहीं QX लिख रहे हैं तो आप 4/3 टाइम्स ऑफ QY लिख दें। ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टोटल चार्ज है वो QX और QY का सम है। तो जहां QX है वहां पे आप 4/3 QY लिख रहे हैं और प्लस QY कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दें तो 7QY/3 हो जाएगा। और 7QY/3 को अगर Q से इक्वेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो QY मिल रहा है वो मिल रहा है 3Q/7। जो आपको QY मिल रहा है वो मिल रहा है 3Q/7। इसका मतलब 3/7 ऑफ Q का वैल्यू, Q आपके पास है 700/3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ आ गया 700/3 माइक्रोकूलम। 7 से 100 कटा, 3 से 3 कट गया, ये 100 माइक्रोकूलम है। अब यहीं से तुम थोड़ा QX भी निकाल लो। तो जो मेरा QX है वो 4/3 टाइम्स ऑफ QY है। QY का जगह पे 100 पुट कर दिए, सो इट इज 400/3 माइक्रोकूलम। तो आपको QX और QY दोनों मिल गया। अच्छा, अगर आपको QX और QY दोनों मिल गया तो अब आप यहां से जो चाहेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, कभी भी कैपेसिटर का कोई न्यूमेरिकल अगर इस तरह का रहता, पोटेंशियल निकालो, एनर्जी निकालो, चार्ज निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी निकालो, तुम्हारा काम एक चीज होता है कि या तो प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दें भी, या फिर कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो निकाल लें। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस ये दो चीज मालूम है तो आपको कैपेसिटर का हर चीज मालूम है। अगर आपको किसी कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज और कैपेसिटेंस ये दो चीज मालूम है तो याद रखना आपको कैपेसिटर का हर चीज मालूम है। ठीक है। अब आपके पास लगभग सब कुछ तैयारी है। नाउ एक बार फिगर का रुख करते हैं, जरा देखते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, V1 निकालना चाहते हैं, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं। इसको थोड़ा दूसरे कलर में, चलो ऑरेंज लिखते हैं। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस मान लो V1 है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मान लो V3 है, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V4 है। तो अगर आप किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो बस चार्ज में उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कीजिए, चार्ज में उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कीजिए। ठीक है। C1 4 है, C2 8 है, C3 3 है, C4 6 है, और QX और QY तो आपको निकल गया है। तो नीचे आइए। नाउ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स, हम लोग कैपेसिटर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो QX/C1 लेंगे। QX का वैल्यू हम लोगों का 400/3 आया है और C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफराड था। इसका मतलब ये 100/3 वोल्ट होगा। अगर हम सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो QX/C2 होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज तो QX ही था। तो QX से हम लोगों का 400/3
और C2 याद करो 8 माइक्रोफराड था, तो 8 से 400 कटा 50 टाइम्स, दिस इज 50/3 वोल्ट। और अगर हम लोग V3 निकाले तो थर्ड कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज QY था, और थर्ड कैपेसिटर के QY का चार्ज हम लोग 100 लिख दिए, और कैपेसिटेंस 3 है, तो ये 100/3 वोल्ट। और अगर हम चौथे कैपेसिटर का अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे भी चार्ज QY था और C4 से डिवाइड किए, QY अपना हो गया है 100 और नीचे हो गया 6, ये कट के आ गया हम लोग का 50/3 वोल्ट। तो ये 4 का 4 कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 4 का 4 कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक चीज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं, और आपको हम हर चीज कैलकुलेट करना डिटेल में सिखा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा आपको खुद से करना है पोटेंशियल डिफरेंस आगे। अब देखिएगा जरा फिगर को फिर से, आपसे C और D पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया था, क्वेश्चन तो ये था ना कि C और D का पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। जरा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा सब कोई, ए पॉइंट जो है वो मेरे बैटरी के, ए पॉइंट जो है वो मेरे बैटरी के 50 वोल्ट टर्मिनल से जुड़ा है, ए पॉइंट। तो अगर कोई यहाँ पे ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लेना तो योर आंसर इज 50 वोल्ट। ए पॉइंट का अगर कोई पोटेंशियल पूछ ले तो वो 50 वोल्ट है। अब जब आप ऊपर कैपेसिटर C1 को पार करेंगे, सी पॉइंट तक जाने के लिए आपको सी तक पहुंचना है, तो आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे, ए से चलेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर आप इस कैपेसिटर को पार करेंगे, तब ना आप पहुंचिएगा सी पॉइंट पर। तो जब आप कैपेसिटर को पार कीजिएगा तो आप देखिए उसके पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ आप जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाना मतलब पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट में जाना। जब आप पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल होता है, निगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल होता है, तो याद रखना पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज करेगा। कितना घटेगा सर? तो जो तुम V1 निकाले होगे ना नीचे कैलकुलेशन में, V1 इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, उतना पोटेंशियल घट जाएगा। तो ए के पोटेंशियल में, ए का पोटेंशियल जो 50 वोल्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, 50 वोल्ट है, ए के पोटेंशियल में V1 को माइनस कीजिए, सी का पोटेंशियल मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप ए से नीचे चलेंगे, नीचे QY की तरफ चलेंगे, C3 की तरफ चलेंगे, तो अगर आप ए से नीचे की तरफ चलिएगा तो आपको D पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते C3 को पार करना पड़ेगा, और जब आप ए से चलते चलते C3 को पार करने के लिए चलिएगा तो फिर से देखिए पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे पार कीजिएगा, फिर पोटेंशियल घटेगा, फिर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अगर आप सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो सी पॉइंट के पोटेंशियल के लिए ए के पोटेंशियल में से V1 को माइनस करो, सी पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा, और ए के पोटेंशियल में से V3 को माइनस करो, डी पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। तो अब हम लोग सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने आगे बढ़ रहे हैं। फॉर पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट आपको ए का पोटेंशियल लेना होगा, उसमें से आपको V1 माइनस करना पड़ेगा, तब आप सी का पोटेंशियल पहुंचेगा। तो याद रखिए ए का पोटेंशियल है 50 वोल्ट और V1 है हम लोगों का ऊपर में ही देख लो लिखा हुआ है 100/3, तो आप सी पॉइंट का पोटेंशियल पहुंचिएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद देखिए 150 में से 100 गया, क्या आपको सी पॉइंट का पोटेंशियल 50/3 वोल्ट मिला, ये सी पॉइंट का पोटेंशियल है। इसी तरह अगर आप डी पॉइंट के पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे तो आपको ए पॉइंट के पोटेंशियल में से थर्ड पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा, तब आप डी पॉइंट पहुंचिएगा। ए का पोटेंशियल 50 है और 3 का भी पोटेंशियल 100/3 है, तो आपको डी पॉइंट मिलेगा। तो यहां से सॉल्व करके आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 वोल्ट मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट अब आने लगा है, सी पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 है
और डी पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 है, सी पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 है, डी पॉइंट का पोटेंशियल भी 50/3 है। इसका मतलब सी और डी सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब तो एक ही चीज निकलता है ना कि सी और डी का पोटेंशियल सेम है। तो अगर इस पूरे रिजल्ट को जो अभी तक आपका कैलकुलेशन चला है वहां तक के रिजल्ट को अगर आप एक बार फिगर पे ले आए तो आपको फिगर में दिखेगा कि जो सी पॉइंट का पोटेंशियल है और जो नीचे डी पॉइंट का पोटेंशियल है दोनों सेम है। आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी, पहला क्वेश्चन ही था। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल है 50/3, डी पॉइंट का पोटेंशियल है 50/3। बी, इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। अब तुम इस डी बी आंसर के लिए सोचो। अगर आप सी और डी के बीच कोई कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो क्या सी और डी के बीच कोई पोटेंशियल का डिफरेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सी का पोटेंशियल है 50/3, डी का भी पोटेंशियल है 50/3। तो सी और डी के बीच कोई कैपेसिटर अगर आप जोड़ भी देंगे तो भी उस पर कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा, कारण उसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो सी और डी के बीच अगर आप कोई कैपेसिटर जोड़ते हैं तो याद रखिए वो यूजलेस कैपेसिटर होता, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, वो बस आप वहां पे रखे हैं लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज स्टोर नहीं होगा उस पर, कारण उसके अक्रॉस का कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, उसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अब देखिए यहां से है ना, हम आपको थोड़ा और आगे लेके जाए। So there is zero potential difference between C and D. Therefore, if any capacitor is connected between C and D, it does not store any charge. कोई भी चार्ज वो अपने ऊपर स्टोर नहीं करेगा। कारण क्या है कि उनके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, उनके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर सी और डी के बीच में आप कोई कैपेसिटर जोड़ दिए यूजलेस है। ठीक है, इस केस में इन दिस केस हम आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ ले चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आपको जो पिछला 15-20 मिनट से बताया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कारण अभी हम आपको तुरंत समझा रहे हैं। अब देखिए हम इससे कुछ कंक्लूजन निकालना स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत सारे आगे के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये जो आपका न्यूमेरिकल था ना, इसमें आपको इस रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसको आप रिलेशन के तौर पे ऐसे देखिए कि सबसे पहले आप इस फिगर को समझिए। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहला फिगर दिया हुआ है उसको जरा देखिए। आपको अगर हम यहाँ पे C1/C2 बोले करने के लिए C1/C2 तो क्या 4/8 1:2 करेंगे। अगर हम C3/C4 बोले तो आप 3 μF/6 μF फिर से कीजिएगा 1:2। अब आज से आप अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को बैठा लीजिए कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 आएगा और ये फिगर इस तरह का बना रहेगा जैसा कि अभी आपको इस न्यूमेरिकल में दिखाई दे रहा है। अगर C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4 आपको दिखाई देगा तो याद रखिएगा कि जो C1 और C2 के बीच का पॉइंट का पोटेंशियल है जिसको आप C यहां दिखा रहे हैं, और जो C3 और C4 के बीच का पॉइंट है जिसको आप D दिखा रहे हैं, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है।
इसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कंडीशन ये है कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4। अभी हम बहुत सारा न्यूमेरिकल भी दिखा देंगे आपको जिसमें ये चलता है और एकदम आपको दिमाग में रखना ही पड़ता है। तो अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगर हमारे पास इन दिस केस, कौन सा केस, जहां हमारे C1/C2 का वैल्यू C3/C4 के बराबर हो, अगर C1/C2 C3/C4 के बराबर होगा, अगर C1/C2 C3/C4 के बराबर होगा, तो तुम तैयार रहना, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड D आर सेम। C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा। तो आप ऐसे सोचे ना कि अगर इन पॉइंट्स के बीच कोई भी, अगर इन पॉइंट्स के बीच आप कोई भी सर्किट एलिमेंट जोड़ते हैं, इफ एनी सर्किट एलिमेंट like कैपेसिटर और रजिस्टर, कैपेसिटर या रजिस्टर is present between these two points C और D के बीच, याद रखना वो यूजलेस होता है, यूजलेस होता है, कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड, आप उसको खोल के हटा दीजिए, ठीक है, आप उसको खोल के हटा दीजिए टू सिंप्लीफाई दैट सर्किट, टू सिंप्लीफाई दैट सर्किट, उस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको खोल के हटा दीजिए। क्या आपको ये लास्ट लाइन समझ में आया? क्या आपको ये लास्ट लाइन समझ में आया? कोई भी ऐसा कंडीशन जहां आप इस तरह का अरेंजमेंट देखें, जो ऊपर वाला अरेंजमेंट था वैसा देखेंगे, और आपको ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए, C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4। तो वैसे केस में बीच में C1 और C2 के बीच का एक पॉइंट था C, एकदम बना लो फिगर, इतना न्यूमेरिकल है ना तुम सोच नहीं सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे इतना सारा न्यूमेरिकल है। C1 और C2 के बीच का पॉइंट था C, C3 और C4 के बीच का पॉइंट था D, सही है। तो याद रखना कि इनका जो आपस में पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 0 होता है, या यूं कहो कि इनका पोटेंशियल आपस में सेम होता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स के बीच कोई कैपेसिटर जोड़ दीजिएगा, कोई रेजिस्टर जोड़ दीजिएगा, तो वो यूजलेस है। अगर आप कैपेसिटर जोड़िएगा तो उस पर स्टोर चार्ज का वैल्यू 0 आएगा, अगर कोई रेजिस्टर जोड़िएगा तो उसके, रेजिस्टर जोड़िएगा अगर, तो उसके थ्रू फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं। तो आप उसको खोल के हटा दीजिए। समझ गए सर? न्यूमेरिकल भी